हेलो एवरीवन। आज ऑडिट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था, सीए इंटर ऑडिट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 इज अ बिग चैप्टर जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस और उसके अंदर 8 स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो द टेस्ट वाज ऑफ 60 मार्क्स एंड टोटल 2 आवर्स ड्यूरेशन, रीडिंग राइटिंग कंबाइंड 2 आवर्स ड्यूरेशन। ओके, नाउ पेपर का ब्रेकअप कुछ इस तरह से था। 20 मार्क्स मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव। जो 20 मार्क्स एमसीक्यू है ना, उसमें 3 बड़े बड़े केस सिनेरियोज हैं जिनमें मिला के 10 एमसीक्यूज है। तो 10 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स 20 मार्क्स एंड 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में 4 मार्क के 10 क्वेश्चंस थे। अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स, तो ये आंसर की फाइल नीचे अटैच्ड है। तो आंसर मल्टी चॉइस में तो कुछ डिस्कस करना नहीं, वो तो सिंपल है। द आंसर्स आर गिवन, ऑप्शंस क्या है, उसका लॉजिक क्या है, वो सब लिखा हुआ है। मेन जो डिस्कशन है वो है डिस्क्रिप्टिव का, कि जो 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है इसमें सर हम लोग अपने आप को मार्किंग कैसे देंगे, कैसे क्या क्या बोलना है, लिखना है। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, प्रॉपर डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना। नंबर 1, पहला क्वेश्चन इज अ लॉन्ग क्वेश्चन एंड इसमें बेसिकली हम लोग को बताया गया है कि जो सीनियर ऑफ द टीम है वो सेलेक्ट कर रहा है आइटम्स फॉर टेस्टिंग। तो जो आर्टिकल है उसे लग रहा है कि भाई शायद ये सैम्पलिंग अप्रोच है, पर ये सैम्पलिंग अप्रोच नहीं है। SA 500 के अंदर देर आर 3 मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर चेकिंग। वन इज 100% चेकिंग, सेकेंड इज सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स एंड थर्ड इज सैम्पलिंग। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। सर हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये सैम्पलिंग है कि सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स है? सैम्पलिंग में देयर इज ऑलवेज अ रैंडमनेस, एवरी आइटम हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन मेथड में रैंडमनेस दिख रहा है, एवरी आइटम हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन दिख रहा है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सैम्पलिंग है। पर वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ ऑडिटर अपने जजमेंट को लगाकर हैंड पिक कर रहा है आइटम्स को, तो रैंडमनेस नहीं है और ना ही इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। दैट इज वाई ये सैम्पलिंग है ही नहीं, ये है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। तो 4 स्टोरीज दी हुई है और चारों को पढ़ के आपको लगे हैंड पिक कर रहा है, स्पेसिफिक सोच रहा है, तो ये सैम्पलिंग नहीं है। अगर ये सैम्पलिंग नहीं है तो इसमें जो रिस्क होगा वो सैम्पलिंग रिस्क भी नहीं होगा, इट विल बी नोन एज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, अब मार्क्स अपने आप को कैसे देना है, कैसे क्या क्या थियरी लिखना है, वो जरा हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑडिट सैम्पलिंग का डेफिनेशन डाला हुआ है। ओके, ये डेफिनेशन अगर आप लिखो या मत लिखो इसके लिए अलग से कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। सैम्पलिंग का डेफिनेशन की सैम्पलिंग होता क्या है, अब एक बात मैं बता देता हूं। जैसे आंसर में ना कई चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है 4 मार्क का क्वेश्चन है पर लिखने के लिए 6 या 7 अच्छे पॉइंट्स है, और आईसीएआई जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देता है एग्जामिनर को कि यार ये 6-7 पॉइंट्स है, इसमें से अगर स्टूडेंट ने कोई भी 4-5 लिखा तो आप मार्क्स दे दो। ठीक है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि क्वेश्चन के लास्ट 2 लाइन में बोला गया है कि ये तो सैम्पलिंग है कि नहीं, रिस्क कौन सा है, तो शायद आईसीएआई सैम्पलिंग का डेफिनेशन लिखने पे 1 मार्क्स दे दे। तो अगर तुमने अपने आप को यहां पर देना चाहते हो तो तुम 1 मार्क्स अपने आप को अलॉट कर सकते हो अगर तुमने सैम्पलिंग का डेफिनेशन लिखा है तो। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है? सैम्पलिंग तो है नहीं, इट इज सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। तो डिस्क्राइब करो। सबसे पहले यहां बता दो कि जो मेथड फॉलो किया है सीनियर ने वो सैम्पलिंग नहीं है, वो है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। और सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स हम लोग 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं: ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, रॉमम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये पूरे चीज को बोलने के लिए यू विल गेट 1 मार्क। ओके, पूरे के लिए 1 मार्क है। फिर सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स में 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स। आप हाई वैल्यू या की आइटम सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, या आइटम्स ऑब्टेन कर सकते हो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड ट्रांजैक्शन। ये 3 बातें लिखने के लिए यू विल गेट 2 मार्क्स। ठीक है, एंड लास्ट ये बोलना, इन्होंने साफ पूछा था हमसे कि यहाँ पे कौन सा रिस्क है, तो सैम्पलिंग नहीं है तो सैम्पलिंग रिस्क तो नहीं है, तो कौन सा? नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। जहां ऑडिटर गलत जजमेंट लगा रहा है या गलत प्रोसीजर लगा रहा है तो उसके लिए 1 मार्क है। तो एक बार मार्क्स का ब्रेकअप देख लो। इफ यू हैव डिफाइंड सैम्पलिंग यू मे गिव योरसेल्फ 1 मार्क। ठीक है, फॉर दैट। एंड ये मेन आंसर है कि आपको बताना है कि ये सैम्पलिंग नहीं है, स्पेसिफिक सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम है और उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 मार्क। 3 तरीके से सेलेक्ट होते हैं, 2 मार्क्स, एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क है 1 मार्क। तो मेन आंसर मेरे हिसाब से है ये बताना कि सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम है, यानी स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि सैम्पलिंग नहीं है, 1 मार्क, एंड फैक्टर्स भी साथ में। फिर 3 तरह के स्पेसिफिक सिलेक्शन होते हैं: हाई वैल्यू की आइटम, ऑल आइटम ओवर अ सर्टेन अमाउंट, आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, उसके लिए 2 मार्क्स मिलना चाहिए, और नॉन सैम्पलिंग रिस्क के लिए 1 मार्क, कुल मिला के 4 मार्क। नंबर 2, ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने साफ बोला एक्सप्लेन इंक्वायरी।
मतलब 7 मेथड्स होते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के, तो इंक्वायरी को आपको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क का है। नाउ लुक एट द बोर्ड, 5 बातें लिखी हुई है। लास्ट वाले पॉइंट के लिए कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट था ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, हम लोग लास्ट में क्लाइंट से ऐसे 580 में लिखवा के लेते हैं, उसके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये 4 पॉइंट है, इसके लिए 1 मार्क ईच करके मिलेगा। नंबर 1, आप इंक्वायरी का डेफिनेशन बताओ। फर्स्ट इज डिफाइन, inquiry means seeking information from knowledgeable persons within or outside the entity about both financial and non-financial information, तो आप डिफाइन करो। सेकंड फिर आप बोलो inquiry ranges from formal written inquiry to informal oral inquiry। थर्ड आप बताओ, हमने किया इंक्वायरी और हमें जो जवाब मिला उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी प्रोवाइड्स द ऑडिटर विथ, खाली एविडेंस बोलने से नंबर नहीं है, 3 चीजें बतानी है। रेस्पॉन्स टू इंक्वायरी प्रोवाइड्स अस, नंबर 1 न्यू इंफॉर्मेशन, नंबर 2 कोरॉबोरेटिव एविडेंस, ऐसे ही नहीं मिलता, ऐसे ही नहीं मिलता, कोरॉबोरेटिव एविडेंस है। नंबर 3 सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जो मेरे नॉलेज के अलग था एकदम पूरा, ठीक है। ये बोला है अगर तुमने अच्छे से तो मार्क्स देना अपने आप को, खाली रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी लिखे हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, रेंज बताने के लिए 1 मार्क, फिर रेस्पॉन्स से आपको 3 चीजें मिल सकती है, न्यू इन्फॉर्मेशन, कोरॉबोरेटिव एविडेंस, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। ये बोले हो तो 1 मार्क दो, वरना 1 मार्क मत दो। एंड लास्ट वाला, इंक्वायरी अबाउट मैनेजमेंट्स इंटेंशन प्रोवाइड्स अस विथ लिटिल एविडेंस, उसके लिए वी हैव टू सी मैनेजमेंट्स पास्ट हिस्ट्री। Number 2, reasons of selecting a particular course of action and capability or ability to pursue the specific course of action। ये वाला पूरा बताने के लिए 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 बातें, 4 मार्क्स। अब इसमें से तुमने जितना लिखा है अकॉर्डिंगली अपने आप को स्कोर दे लो, 1 2 3 4। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, सारे इंडिया के स्टूडेंट्स ये पहला 2 पॉइंट तो प्रेम से लिख के आएंगे, 2 मार्क्स तो मिलेगा ही। इन दोनों में जाके गड़बड़ कर देंगे, पूरा नहीं बता पाएंगे अच्छे से कि रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी से 3 चीजें प्राप्त होती, वो नहीं बोल पाएंगे। और फिर ये इंक्वायरी अबाउट मैनेजमेंट्स इंटेंट अबाउट प्रोवाइड्स लिटिल एविडेंस, ये तो पूरा पैराग्राफ ही हार्ड था, इसको मैंने एक एग्जाम्पल देखिए, केस देखिए पूरा समझाया था। तो ये स्टूडेंट लोग समझते नहीं और लिख के भी नहीं आते, तो इसमें भी नंबर जाएगा। तो 4 मार्क के क्वेश्चन में अगर आपने सिर्फ ये 2 बातें अच्छे से बोली तो यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स, नॉट 4 आउट ऑफ 4। तो आपका आधा मार्क्स तो ही उड़ गया ना, 50% उड़ गया मार्क्स। इंक्वायरी अलोन डज नॉट प्रोवाइड SAE, वो वाले लाइन के लिए एक्स्ट्रा 1 मार्क तो नहीं मिलेगा, वो इसी में एब्जॉर्ब हो गया कि कोरॉबोरेटिव एविडेंस है। वैसे अगर तुम वो वाला लाइन लिख रहे हो इंक्वायरी अलोन, अच्छा वो डिपेंड करता है तुम कितना अच्छा लिख रहे हो। अगर तुम खाली ऐसे बोल रहे हो इंक्वायरी अलोन डज नॉट प्रोवाइड SAE तो नहीं है। अगर लेकिन तुमने लंबा बोला इंक्वायरी अलोन डज नॉट प्रोवाइड SAE अबाउट एब्सेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट्स और एब्सेंस ऑफ डेविएशंस इन इंटरनल कंट्रोल, तब जाके वो फिर भी 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप इनके लिखे पॉइंट बोल के कोई और अच्छा पॉइंट बोल दिए जो बुक में है, तो उसके लिए नंबर मिल जाएगा। तो वो अगर अच्छे से बोलो तो 1 मार्क, पर खाली बस एक डायलॉग मार्क क्या है, इंक्वायरी अलोन डज नॉट प्रोवाइड ऐसे ही, तो उसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, वो डेफिनेशन के साथ ही उसी में निपट गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज नाइस। इसके अंदर 4 मेथड्स दिए हुए हैं अलग अलग, और बोला है कि चारों मेथड में बताओ कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लग रहा है। जो 7 ऑडिट प्रोसीजर नहीं होते, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, एनालिटिकल, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, तो 4 दिए हैं, पढ़ के बताना है 4 कौन से हैं। मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है कि ये इंस्पेक्शन है, 0। अगर आपने उसको एक्सप्लेन किया है तब अपने आप को 1 मार्क देना, ठीक है। ऊपर टॉपिक में क्या बोला था देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, तो आइडेंटिफाई पे वो लोग नंबर नहीं देंगे। आपने जैसे ये पहला वाला पढ़ते ही बोल दिया कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चेक करना है, विच मींस इंस्पेक्शन। दूसरे में बोला लुक एट अ प्रोसेस, मतलब ऑब्जर्वेशन। तीसरे में बोला वो एक्सचेंज रेट वेरीफाई करना है, मतलब रिकैलकुलेशन। फिर कंपेयरिंग GP रेशियो। हाँ तो भाई ये बस आइडेंटिफाई करने का लड्डू है, यू हैव टू डिफाइन इट देन यू गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो अपने को 4 डिफाइन करना है। व्हाट इज इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टैंजिबल एसेट्स। ऑब्जर्वेशन मीन्स लुकिंग एट अ प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। फिर recalculation means checking the arithmetical accuracy of the documents and records. The recalculation can be manual or electronic.
Number 4, analytical procedure is evaluation of financial information through analysis of plausible relationship among financial and non-financial data and investigation of identified fluctuations. ऐसे बोले हो तो 1 मार्क देना, केवल आइडेंटिफाई किया है 0 0 0, सिंपल. नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे 505, पहले 3 क्वेश्चन 500 पे थे, अब एक एक करके वैरायटी चेंज होते जाएगा. तो दिस इज क्वेश्चन ऑन 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट जो हम डेटर्स या क्रेडिटर्स को भेजते हैं ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसका एक डिजाइन होता है. तो व्हाट फैक्टर्स यू विल कंसिडर इन डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन. हमसे 2 चीजें पूछी गई सवाल में, देखो इधर. पहले, व्हाई डिजाइन इज इंपॉर्टेंट. सर डिजाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स रेट. मेरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर जितने अच्छे से डिजाइंड होगा, थर्ड पार्टी उतना ही ज्यादा मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा. तो इट अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स रेट. ये बात बोले हो तो 1 मार्क. पहला सवाल यही था, व्हाई डिजाइनिंग अ प्रॉपर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नेसेसरी. बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट, द रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस. तो ये लाइन अगर बोली है तो यू विल गेट 1 मार्क. फिर हमसे आगे पूछा फैक्टर्स बताओ, व्हाट आर द फैक्टर्स यू विल कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग. तो सर यहाँ पे ना 7 फैक्टर्स है. यहाँ पे कितने हैं? 7 है. हाफ मार्क करके एक फैक्टर का मिलेगा. तो 6 फैक्टर अगर आपने बोले तो हाफ इंटू 6, 3 मार्क्स. समझ गए? उधर देखो मेरा मार्क्स का पैटर्न. वाई इंपॉर्टेंट, 1 मार्क. फैक्टर्स बताओगे, फैक्टर्स याद करने का टेक्निक बताया था ना, फ्लेम मैप F से, फ्रॉड रिस्क L से, लेआउट A से, असर्शन M से, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब लेटर जाएगा कि ईमेल जाएगा या डिजिटल डेटाबेस है. मैप, मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन, एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. P, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर विद द थर्ड पार्टी. तो 6 में 7 में से कोई भी 6 बता दो, हाफ हाफ मार्क करके दे दो अपने आप को. 3 मार्क्स है टोटल. तो 3 मार्क्स प्लस वाई मिला के 4 मार्क्स. ओके, समझ में आ रहा है? तुम देख रहे हो अभी मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, से तुमको एक अंदाजा हो गया होगा कि तुम जब लिखने बैठते हो आंसर को तो तुम कितने सारे पॉइंट भूल जाते हो, बताते नहीं हो. पता तुमको है पर अवेयरनेस नहीं है कि यार मुझे ये सब अच्छे से लिखना था, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 5, ये किसका है? ऐसे 10 500, ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंसेस. एक सीए है धीरज, वो ना ओपनिंग बैलेंसेस को ढंग से चेक एकदम नहीं किया. उसका इनिशियल एंगेजमेंट था फिर भी नहीं किया. बोलता है पिछले साल के ऑडिटर ने तो चेक किया होगा ना, तो मैं क्यों करूं, मुझे जरूरत नहीं है. हमें बोला गया बताओ उसका ये अप्रोच प्रॉपर है क्या. हर स्टूडेंट जानता है इंडिया में कि इसका आंसर है इनकरेक्ट, कि हम लोग को ओपनिंग बैलेंस चेक करना पड़ता है. तो खाली ये इनकरेक्ट बोलने के लिए आपको लड्डू मिलेगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला नहीं है. यहां पर अपनी अकल लगाओ और समझाओ. जब मैंने 510 पढ़ाया था तो मैंने क्लियर बोला था कि 510 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके ऑब्जेक्टिव्स महा इंपॉर्टेंट है. कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो 510 का ऑब्जेक्टिव हम लोग को जरूर लिखना है. तो 510 के तुम ऑब्जेक्टिव लिखो, क्योंकि ये बंदा बोलता 510 करूंगा ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस करूंगा ही नहीं, बिकॉज उसको ओपनिंग बैलेंस चेक करने का महत्व पता ही नहीं है. तो मुझे महत्व बताना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बताना पड़ेगा. तो 2 ऑब्जेक्टिव होते, बताओगे 1 मार्क. पहला ऑब्जेक्टिव, वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन्स मिस स्टेटमेंट्स दैट अफेक्ट द करंट ईयर एफएस. And number 2, whether accounting policies have been consistently applied from last year, and if it is changed, the change has been properly identified, accounted and disclosed. तो ऑब्जेक्टिव बताने का 1 मार्क. फिर आपको एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा कि ये तो बोल रहा है मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो तुम बताओगे नहीं नहीं, आपको ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर ये 5 प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे. आपको ओपनिंग बैलेंस पे 5 प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द 5 प्रोसीजर्स याद करने के लिए? CS इन बार, कहाँ गया? CS इन बार. ये 5 प्रोसीजर्स हैं, इनके लिए 3 मार्क्स है क्योंकि प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है. C, करंट पीरियड प्रोसीजर्स, specific audit procedures, read the audited FS of last year, check accounting policies has been consistently followed or not, and bar B से brought forward, last year's balances have been correctly brought forward. तो प्रोसीजर आप लिखोगे तो 3 मार्क्स है. अब 3 मार्क का मतलब ये नहीं कि 5 में से कोई भी 3 छिड़क के आ जाएंगे तो 3 मार्क दे देगा, इतना हलवा नहीं है. यू हैव टू राइट द प्रॉपर प्रोसीजर्स. फिर है कंक्लूजन, कि भाई बंदा सही नहीं बोल रहा है. कंक्लूजन के लिए मिलेगा ठेंगा, क्योंकि ये कंक्लूजन पूरे इंडिया को पता है. ठीक है, ये पूरे इंडिया को पता है कंक्लूजन कि धीरज को ओपनिंग बैलेंस चेक करना था, नहीं कर रहा है तो इनकरेक्ट है. तो उसके लिए आपको कोई अलग से 1 मार्क्स मिलने वाला नहीं है, मतलब फ्री के मार्क नहीं बटेंगे, वो तो स्टूडेंट लिखेगा ही.
इनकरेक्ट वाली बात या तो तुम ऊपर लिखो या नीचे लिखो, चलेगा। सी ऑडिट के आंसर्स में अक्सर आईसीएआई ना लॉ वाला पैटर्न फॉलो नहीं करता। मतलब लॉ में क्या होता है कि आप पहले थियरी लिखो फिर कंक्लूजन लास्ट में लिखो, ऑडिट में कई बार कंक्लूजन टॉप पे लिखा रहता है तो फर्क नहीं पड़ता। तो इनकरेक्ट है धीरज का प्रोसीजर, ये बात आप नीचे लिखो या ऊपर लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। मेरा ये कहना है इनकरेक्ट तो बोलना ही है अपने को, क्योंकि डायरेक्टली पूछा कि धीरज जो कर रहा है सही कि नहीं, तो इनकरेक्ट तो है पर उसके लिए नंबर नहीं मिलेंगे, वो लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा। लिखने के लिए मार्क्स क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव लिखोगे 1 मार्क, प्रोसीजर लिखोगे 3 मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन इज वेरी इजी। एनालिटिकल प्रोसीजर जब हम लोग करते हैं ना तो हम लोग डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, बिकॉज डेटा गलत है तो पूरा एनालिसिस गलत है। एनालिटिकल प्रोसीजर में 4 स्टेप्स होते हैं, याद करने के लिए हम लोग बोले थे श्रेड या शेयर्ड। सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, रिलायबिलिटी ऑफ द data, expectation developed by the auditor and difference which is acceptable which does not require further investigation। तो ये reliability पे क्वेश्चन है। Now reliability of the data depends on 4 factors। याद करने के लिए SR श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, SRCC source, relevance, comparability, controls। ऑब्वियसली एक लाइन का लिखना पड़ेगा, खाली एक वर्ड डाल के आओगे तो ठेंगा है, थोड़ा सा एक लाइन लिखोगे। 1 मार्क ईच पॉइंट, ठीक है। 1 मार्क ईच पॉइंट, सिंपल। ऐसे 530 सैम्पलिंग, आपने सैंपल्स पे टेस्टिंग कर ली और सैंपल्स पे टेस्टिंग करने के बाद आपको मिस स्टेटमेंट्स या डेविएशंस मिले हैं, तो अब आप हाउ डू यू यूज दोज मिस स्टेटमेंट्स एंड डेविएशंस टू फाइंड आउट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स एंड ऑल द डेविएशंस इन द पॉपुलेशन। प्रोजेक्शन कैसे करोगे, तो प्रोजेक्शन के लिए वी हैव टू एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट्स एंड डेविएशन। क्वेश्चन में साफ लिखा है एनालाइज द नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशंस एंड मिसस्टेटमेंट। तो अब इसको एनालाइज करने में क्या क्या स्टेप्स बोलने हैं, 1 मार्क ईच। नंबर 1, तुम बोलोगे कि आप देखोगे कि सारे मिसस्टेटमेंट्स में कुछ कॉमन फीचर है, या तो कोई पीरियड सेम है, या प्रोडक्ट लाइन सेम है, या फैक्ट्री सेम है, लोकेशन सेम है, या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम है, कुछ ना कुछ सेम है। नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन विच हैव दैट कॉमन फीचर एंड देन परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन ऑल दोज आइटम्स। Number 3, auditor shall investigate the nature cause of the misstatements and evaluate the possible effect. Number 4, अगर कोई misstatement anomaly है, anomaly मतलब which does not represent the population, तब उसको प्रोजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग कि हाँ ये anomaly है। तो 1 मार्क करके 4 पॉइंट्स, 4 मार्क्स। नंबर 8, ऐसे 550, या इससे का बड़ा हॉट क्वेश्चन रहता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप चेक करोगे जिससे आपको रिलेटेड पार्टीज के बारे में पता चलेगा। देयर आर 12 पॉइंट्स, हाफ मार्क करके कोई भी 8 पॉइंट बोलोगे 4 मार्क्स मिल जाएगा। देयर आर 12 पॉइंट्स इन द आंसर, यू हैव टू राइट 8 पॉइंट्स, हाफ करके 8, 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो जो तगड़े वाले 8 पॉइंट्स जो मैंने क्लास में बताया था 1 3 5 6 7 9 11 12, तगड़े वाले हैं, पर डजेंट मैटर, तुम कोई भी 8 लिख दो तुमको लोग 4 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। जैसे पहला इनकम टैक्स रिटर्न, फिर शेयर होल्डर्स रजिस्टर, एंटिटीज इन्वेस्टमेंट्स यानी ग्रुप कंपनीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद केएमपी, ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, फाइलिंग्स विद सेबी। क्वेश्चन 9, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, डायरेक्ट असिस्टेंस के ऊपर है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। सीए मुकुल, उसने देखा कि कंपनी के अंदर एक आईएएफ डिपार्टमेंट है एंड ही वांट्स टू यूज द डायरेक्ट असिस्टेंस, यूज द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ आईएएफ। तो आपसे क्लियर कट क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं। नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब होता है यूजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स अंडर माई डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। तो डिफाइन करोगे 1 मार्क पाओगे, 1 मार्क इसका है, ठीक है। या आपने ये पॉइंट नंबर 1 में डिफाइन मारा, उधर 1 मार्क, ठीक है। सेकेंड बोला जब डायरेक्ट असिस्टेंस देते हैं तो कोई रिटन एग्रीमेंट कराना पड़ता है क्या, हाँ 2 रिटन एग्रीमेंट कराना पड़ता है। 1 रिटन एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट कि दे विल नॉट इंटरफेयर, एंड 1 रिटन एग्रीमेंट विद द आईएएफ कि जो भी फाइंडिंग्स होगा मुझे बताएंगे, जाके उनको नहीं बताएंगे। ये 2 रिटन एग्रीमेंट के लिए 2 मार्क्स नहीं है, 1 मार्क है।
ये दो एग्रीमेंट के लिए 2 मार्क नहीं मिलेगा, फोकट का मार्क नहीं बढ़ रहा है, 1 मार्क मिलेगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमको बोला है कौन से ऐसे प्रोसीजर्स है जहां मैं उनका यूज नहीं करूंगा। नो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसीजर्स वेयर वी विल नॉट यूज डायरेक्ट असिस्टेंस। इसमें 4 प्रोसीजर है, इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। चार प्रोसीजर्स है। एक तो है जब राजू बड़ा है, रोमम ज्यादा है, जजमेंट ज्यादा लग रहा है, तब यूज नहीं करेंगे। फिर थर्ड, वो प्रोसीजर्स जो ऑलरेडी वो लोग कर चुके हैं और टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर चुके हैं, उसके लिए भी नहीं करेंगे, मतलब रीवर्क नहीं करवाने वाले। एंड लास्ट, वो प्रोसीजर्स जहां जजमेंट मुझे लगाना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं उनसे करवा नहीं सकता। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये लिखोगे 2 मार्क्स इसका, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रेकअप है 1 1 2 1 1 2। अब जैसे मान लो ये नीचे 4 फैक्टर्स, 4 एग्जांपल्स थे, आपने 4 में से 2 एग्जांपल लिखा, जो हल्का वाला नहीं है क्या, जहां जजमेंट ज्यादा है या रोमम हाई है, तो मिला के 1 ही मार्क मिलेगा उसका। हाँ, तो हाफ ऑफ करके मिलेगा, 4 बातें हैं तो हाफ ऑफ करके आपको मिलेगा, तो 2 मार्क वैसे है, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। अब तक तुमको एक समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट की कमी की वजह से नंबर कटते हैं। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन और एनीथिंग, जो एक गलत फहमी फैली हुई कि भाई प्रेजेंटेशन से, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। आपने बहुत कम कंटेंट लिखा है 4 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी लेटेस्ट आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन है कंपनी में, उनका काम है इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना। हमें बोला गया है ये एकदम क्लियरली स्टेटिंग द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल। जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वही जवाब दे पाएगा, बाकी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, सब कोई मन से फेंकेंगे। सबसे पहला स्टेप, यू मस्ट डिफाइन व्हाट इज IAF। डेफिनेशन का मार्क्स नहीं मिलेगा पर डिफाइन जरूरी है। व्हाट इज IAF? सर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्रोवाइड्स अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज टू द एंटिटी टू एनहांस एंड इंप्रूव द GRI, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर अब फर्दर 4 पॉइंट्स होते हैं, याद करने के लिए हम लोग बोलते हैं LIFO। क्या बोलते हैं? LIFO। लीगल कंप्लायंस चेक करो, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करो, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेक करो। अब इनको थोड़ा एक एक लाइन का समझाना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट बोलोगे तो 1 1 मार्क ईच है, 4 मार्क्स मिलेगा। हमसे क्लियरली बोला था एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी बताना, तो यही 4 है LIFO। ये 1 1 मार्क ईच है, डेफिनेशन के लिए अलग से कोई मार्क्स नहीं है। समझ में आ रहा है किस तरह से किया? ठीक है। तो द आंसर्स, ये पहला टेस्ट था चैप्टर नंबर 4 का, बड़ा चैप्टर है, नाइस चैप्टर, ठीक है। टेस्ट का जो मकसद होता है वो बता देता हूँ। 2-4 मकसद है जिन पे फोकस करना है। नंबर 1, टेस्ट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन यू टू प्रिपेयर एंड रिवाइज दैट चैप्टर। नंबर 2, व्हेन यू टेक अ टेस्ट, आपको ये भी पता चलता है कि कहाँ पे आप आंसर्स में बहुत सारा पॉइंट खा रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से आपके नंबर कम हो जाते हैं। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जितना भी आंसर लिखा होगा उसमें ऑलमोस्ट हर आंसर में उनका जो कंटेंट है वो आंसर के कंटेंट के मुकाबले खाली 50% होगा, तो आधे नंबर तो वहीं उड़ गए। तो आप 100 मार्क का लिख ही नहीं रहे हो, आप 50 मार्क का लिख रहे हो, आपको 50 में इवैल्यूएट कर रहे हैं हम, तो फेल ही हो गए, फिर नंबर कहाँ से आएगा? तीसरा चीज़ ये होता है, नोबडी इज एवर फुल्ली प्रिपेयर्ड इन एग्जाम। तो जब तुम जितने भी प्रिपरेशन के साथ बैठे हो, जो भी है सेट है प्रिपेयर, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जब बैठे हो तो ट्राई होना चाहिए कि कोशिश होना चाहिए कि जितना भी मैं जानता हूं वो मैक्स मैं पुट कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। मैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है उसको मैं बेस्टेस्ट पॉसिबल वे से पेपर में पुट कर पा रहा हूं कि नहीं। तो ये है मेन मकसद, ठीक है। तो ये था चैप्टर 4 का। आगे और भी ऐसे मैं टेस्ट देते रहूंगा, ठीक है ना। हर टेस्ट को ना नेगेटिव में मत लेना कि खराब आ गया, नंबर कम आ गया। एक बात तो ये ज़रूर है कि मॉक टेस्ट वगैरह में स्टूडेंट्स के नंबर कम इससे भी होते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड लाइक अ रियल एग्जाम। रियल एग्जाम में क्या होता है, आप सिर्फ 2 दिन तक लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपके दिमाग में एक ही सब्जेक्ट घूमता है, तो उसकी पूरी लैंग्वेज, पॉइंट्स, वोकैबुलरी घूमते रहते हैं। तो एकदम सिंपल बोल रहा हूँ, अगर कोई भी टेस्ट, मॉक टेस्ट में तुम्हारा सपोज मान लो 60 आ रहा है, तो रियल एग्जाम में 75 आएगा, आप समझ के चलो।
बेस ही आएगा मौके पे। 60 आ रहा है तो उसमें 80 85 चलेगा, बिकॉज प्रेपरेशन लेवल में जमीन आसमान का फर्क होता है। इन अ नॉर्मल सिनेरियो एक स्टूडेंट के दिमाग में 6 सब्जेक्ट घूमते रहते हैं, वो ढंग से 2 दिन तक लगातार फोकस मार के उस चीज को पढ़ता नहीं है। अभी तुम ही अगर 2 दिन या 1 दिन भी फुल फोकस लगा के चैप्टर 4 पढ़े होगे तो तुम्हारा नंबर इसमें जोर से ऊपर उठेगा, ठीक है, और नहीं पढ़े होगे तो नंबर ऑब्वियसली गिरेगा। तो इसको बस प्रैक्टिस सेशन की तरह मतलब लेते हुए चलना आगे। थैंक यू।